अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं साथी इसाक एडवोकेट साहब। साथी इसाक साहब जो है साबिक जज भी हैं और आजकल सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और अदालतों में कराची की प्रैक्टिस करते हैं। आज हम इनके पास इसलिए आए कि सुप्रीम कोर्ट में केस जस्टिस तारिक जहांगीर साहब का ज़ेर समाअत है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त मुस्तरद होने के बाद कराची यूनिवर्सिटी ने एक अलामिया जारी किया जिसमें उनका कहना है कि इस्लामिया लॉ कॉलेज के वो स्टूडेंट थे ही नहीं और उसकी लॉ की जो डिग्री थी उनकी LLB की वो उन्होंने खारिज की है, मनसूख की है। जब डिग्री उनकी थी नहीं तो मनसूख कैसे हुई, ये सवाल भी जानेंगे। और चूंकि उस दौर में जब तारिक जहांगीरी साहब यहाँ पर लॉ की डिग्री कराची में कर रहे थे तो उस वक्त साथी इसाक साहब भी जो है वो स्टूडेंट थे और लीड करते थे वहाँ स्टूडेंट की जो तहरीकें थी, जो वहाँ की तंजीम थी। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप तंजीम कौन सी थी और उसके बाद फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब को आप कैसे जानते हैं? देखिए, तंजीम थी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम है। उसमें मैं सियासत करता था और उसका मैं कराची का सदर होता था उस ज़माने में। तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उस ज़माने में इस्लामिया लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे और हमारी अक्सर बेशतर मुलाकातें वहाँ कॉलेज में हुआ करती थी। यानी कि वो रेगुलर स्टूडेंट थे? रेगुलर ही होता है लॉ कॉलेज में। अब तो सुबह का हो गया, पहले जितने भी लॉ कॉलेजेस थे वो शाम की शिफ्ट में चलते थे और जितना भी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो रेगुलर आते हैं। तो ये रेगुलर से हमारी मुलाकात, जब भी हमारा इस्लामिया लॉ कॉलेज में जाना होता था या ये कभी कराची यूनिवर्सिटी आते थे तो हमारी मुलाकातें रहती थी। जहांगीरी साहब भी PS में थे? PSF स्टूडेंट फेडरेशन के ये भी हमारे ओहदेदार थे। तो उसके बाद जो उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने तो डिग्री की नहीं, उन्होंने कोई इम्तिहान नहीं दिया और उसके बाद अगर जो रोल नंबर बताया जा रहा है उस हवाले से तो SM लॉ कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, इस्लामिया लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं थे वो। देखिए, वो इस्लामिया लॉ कॉलेज स्टूडेंट थे और हमारा जो भी यूनिट में इंचार्ज या जो भी वर्कर होता है वो उस इदारे का रुकन होता है या तालिब इल्म होता है। इसके बगैर हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तलबा तंजीम में वो उस इदारे में सियासत नहीं कर सकता। तो जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब वहाँ पर सियासत करते थे तो वह सियासत वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन हवाले से करते, वो हमारे रुकन थे और वहाँ पर वो इनरोल्ड थे और मुझे यहाँ तक मालूम है कि इन्होंने LLB के एग्जाम भी दिए। तो ये कब, कौन से साल की बात है सर, और आप कौन से साल में लीडर? मैंने 86 और 87 के सेशन में, ये मुझसे जूनियर है, मैंने 86-87 में लॉ किया था, ये उसके बाद वाले सेशन में थे 2-3 साल। अच्छा, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी कहा जाता है, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से अब तक पूरा उनके मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो सामने नहीं आ सके, उसमें ये कहा जाता है कि इनकी तरफ से इन्होंने खुद या इनकी जो है किसी की तरफ से इनकी तरफ से कोई इम्तिहान दे रहा था और वो पकड़े गए नकल करते हुए तो उनको 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपना नाम तब्दील करने के बाद जो वो दोबारा इनरोल हुए जो कि इनका एडमिशन था ही नहीं उस लॉ कॉलेज में, तो उसके बाद फिर उनको ये डिग्री मिली, लिहाजा उसको नहीं मानते? इस बात की वजह कि वो पकड़े गए थे क्या दूसरा शख्स और एग्जाम में, मैंने तो इनको खुद देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है ना। ये उनकी बारे में कि वो कोई पकड़ा गया और 3 साल, तो भाई इससे पहले ये DAG रहे, मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे, तो उस वक्त ये इनकी डिग्री वेरीफाई कैसे ना हो सकी, होना चाहिए थी ताकि अंदाजा होता कि वो उनकी जाली डिग्री है। तो ये किसी भी ओहदे के लिए जो गवर्नमेंट का ओहदा हो, चाहे उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील थे, फिर नए प्रोसिक्यूटर थे, तो तस्दीक की जाती है डिग्रीज की, उसके बाद उनको ओहदा दिया जाता है? तस्दीक होती है और मालूमात की जाती है, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी जो है CV ली जाती है, उसके बाद जो है उसमें वेरीफाई होते हैं और जब तक कि यानी एजेंसी तो क्लियरेंस ना दे तो वो ना जज बन सकता है ना DAG बन सकता है, कुछ नहीं। तो यानी कि जिनसे क्लियरेंस ली गई होगी या वेरिफिकेशन की गई होगी, जज बने हैं तो तमाम एजेंसीज IB, पुलिस, आर्मी, MI सारी जो है इनको क्लियरेंस देती है, उसके बाद जज बनता है। और वो वकील है, LLB की डिग्री उन्होंने प्रॉपर हासिल की हुई है, कराची यूनिवर्सिटी से भी तस्दीक की जाती है सब जगह कि ये हैं एनरोल्ड वकील है इदारे में। जैसे हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है सिंध बार कौंसिल है, पंजाब बार कौंसिल है, बलूचिस्तान बार कौंसिल है, KP के बार कौंसिल है, कश्मीर बार कौंसिल है, गिलगित बिल्तिस्तान। तो वहाँ पे जो भी वकील बनेगा तो उसकी इनरोलमेंट होगी और हर इदारे का होता है। जैसे डॉक्टर है तो उनकी मेडिकल प्रैक्टिशनर, हमारा भी जो है जब तक कि वो ना और वेरिफिकेशन ना हो उस वक्त तक हम इनरोल नहीं हो सकते।
यानी कि जो वकालत के लिए जैसे सिंध बार काउंसिल में किसी ने एनरोलमेंट दी है तो उस उनकी डिग्री एलएलबी की पहले मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराई जाएगी, वेरीफाई तब कराई, उनको एनरोलमेंट मिलेगी वकालत की। हाँ नहीं, दाखिल किया जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे। अब तो कंप्यूटर सिस्टम आ गया, अब तो इजी हो जाता है। पहले ये इदारों में जाती थी, मतलब जैसे कराची यूनिवर्सिटी की अगर डिग्री है तो वो वेरीफाई होती थी, कि वो फिर वेरीफाई करने के बाद बताते थे ये कंफर्म है, ये लॉ कर चुके हैं। सर आप जज भी रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो कोई यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार हासिल है कि जो मुतासरा शख्स है उसको सुने नहीं और एकदम फैसला जारी कर दे कि उनकी डिग्री जाली है, कानून के मुताबिक ये ठीक फैसला है? गलत फैसला, गलत फैसला है। क्या करना चाहिए था? उन्हें इनको बुलाना, नोटिस देना चाहिए था, इनको अपीयरेंस करना चाहिए था, सर्टिफिकेट की जो कमेटी उसमें पेश करना चाहिए था, और तमाम उनसे जो इंटरव्यू करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आपकी डिग्री में ये फैक्ट्स है, जो भी कुछ है। मैंने तो अखबार में पढ़ा, जंग में ही पढ़ा था, दूसरे अखबार में पढ़ा कि उसमें 2 जगह आ रहा है कि एक जगह ये नाम है, एक जगह ये नाम। देखिए अब जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, उसमें कम्युनिटी नाम जो है ना निकल जाता है बहुत से। जैसे मैं मोहम्मद इसाक, अगर कुरैशी नहीं लगाया तो कहीं नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता कि कहीं पर काजी अगर नहीं लगा या मोहम्मद अकरम आया तो उसमें जो है उनको डिफेक्ट नहीं होता है, यानी कि उनकी डिग्री की साख मुतासर नहीं होगी अगर नाम में कहीं तब्दीली आ गई तो। तब्दील आ रही कुछ नहीं होती। तो सर ये भी सरनेम वगैरह चेंज हो सकते हैं, वो हो जाते हैं। अच्छा, ये भी इल्जाम आता है ना कि जिस दौरान उनकी एलएलबी की डिग्री है, यानी कि उन्होंने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे जो इस्लामी लॉ कॉलेज में, उस दौरान गवर्नमेंट पंजाब में वो जॉब करते थे, सरकारी जॉब करते थे, तो वो रेगुलर स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं, पहले ये होता था कि आप जॉब भी करते थे। मैंने कहा ना कि पहले लॉ में जो है शाम में जॉब कर, शाम में जो है वकालत होती, वो शाम में जो है वो एलएलबी के कॉलेज होता था, कॉलेज होते थे। अब जो है मॉर्निंग चला गया। पहले यही होता, बेताशा लोग जो जॉब करते थे वो रात को जो है शाम में तमाम लॉ कॉलेज में स्टूडेंट थे, बेताशा लोग। अच्छा सर, चूंकि इसमें सिंध हाई कोर्ट में आपने भी केस की समाअत सुनी होगी, और यहाँ पर चाहे कराची बार की तरफ से था या उसके बाद फिर दीगर वकला के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से भी दरखास्त दायर की गई थी, उसमें स्टे मिला, लेकिन अचानक आईनी बेंच में केस आया। एक तो आईनी बेंच की सूरत हाल जरा बताइए। सूरत हाल तो बिल्कुल वो है, 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद आईनी तरमीम का जो है वो तो बिल्कुल ही डब्बा हो गया है। आइन 26वीं आईनी तरमीम ने बिल्कुल खत्म कर दिया। अब यही समझ में नहीं आता, हमारे खुद जजेस को समझ में आता कि ये जो मैटर है ये आईनी बेंच में जाएगा या रेगुलर बेंच में जाएगा। ये वकील से कहते लिख कर ले आइए कौन सी बेंच, अब हम लिख कर लेके आते हैं, पता चलता है वहाँ रेगुलर में चल रहा है, रेगुलर से पता चलता है आईनी बेंच चल रहा है। तो ये तो एक ज्यादती हुई है, और बिल्कुल जो है जुडिशरी को मैं क्या कहते हैं महदूद कर दिया गया, बिल्कुल महदूद। तो सर तारिक जहांगीरी साहब को इस वक्त करना क्या चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैंने यूनिवर्सिटी ने नहीं सुना, मैंने कहा उनको ज्यादती की गई उनके साथ, और ना अदालतों ने सुना ना कराची यूनिवर्सिटी ने सुना। तो मेरे हिसाब से उनको एज ए प्रोटेस्ट रिजाइन कर देना चाहिए। तो उसका फायदा क्या होगा? प्रोटेस्ट होने के बाद वो रेगुलर तौर पर आए और प्रैक्टिस करें और साबित करें, बहसियत वकील आके वो फाइट करें और साबित करें। तो इस तरह तो लाइन लग जाएगी, जिसने किसी की मर्जी के बगैर फैसला किया, अपनी मर्जी चलाई, कानून के मुताबिक फैसला करने की कोशिश की, वो तो फिर सारे जजेस इसी तरह लपेटे में आएंगे। 5-6 जजेस और हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नहीं, ये तो देखा जाएगा ना वो कि इनके ऊपर हमला हुआ है, उनके पास भी उन पर हमला हो सकता है कि नहीं हो सकता इस तरह का। ये बात आपकी सही है कि होगा जी, जो भी इख्तलाफ राय करेगा वो होगा। तो आईनी बेंच बनने के बाद ये सवाल पैदा हो गया कि कोई भी जज महफूज नहीं है, मतलब अब जो एनी बेंचेस में शामिल है वो नौकरी कर रहे हैं। हाँ, और जो उनकी यस मैन करेंगे गवर्नमेंट की वो चलेंगे, बाकी चल सकते हैं। तो यही गवर्नमेंट थी जब उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी, नून लीग की गवर्नमेंट भी थी, जिन्होंने इनको ओहदे दिए थे, चाहे वो नैब में प्रोसिक्यूशन में थे या सरकारी वकील सूबे के थे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, फिर उसके बाद जज भी बनाए गए। देखिए, जब भी ये जो है ना डीएजी है या एडिशनल एडवोकेट जनरल है या पीजी, ये तमाम जो है ना पॉलिटिकल पोस्टें हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। यहाँ पर ये जो भी पार्टी आती है वो बनाती है, और बनाया है बड़े बड़े जाहिल लोगों को बनाया है, जिन्होंने कुछ नहीं आता वो भी बने हुए हैं भी, और वकालत भी नहीं करते, और तनख्वाह 8-8, 10-10 लाख ले रहे हैं लोग। देखिए वो कोई भी बेंच में आप विजिट करें, कोई बेंच में काम नहीं, बहुत सारा नाम है। सिचुएशन तो सर बहुत सारी देखते हैं, फाइल ही नहीं होती बाद दफा लोगों के पास, और उनको तो वो आके बोला था 2 दिन का टाइम दे, 4 दिन का, मेरे फाइल नहीं आई, रिकमेंड्स नहीं आई, ये चल रहा होता है।
तो तारिक जहांगीर साहब वाले केस में भी सरकारी वकील ने टाइम मांगा था, सर के मैं मुझे तैयारी नहीं है या ये जिस तरह का माहौल है तो लेकिन प्रेशर था कि उसको डिसमिस ही करना लेकिन है, उसके बावजूद ये तो मतलब ऊपर प्रेशर था कि उसको डिसमिस करना है तो कर दिया उन्होंने, जबकि सरकारी वकील प्रिपेयर नहीं था। दूसरे लोग एडजमेंट मांग रहे, जिसने पिटीशन फाइल की वो भी एडजमेंट मांग रहा था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो है तो सर जजेस आप कह रहे हैं कि प्रेशर में, दबाव में, यस वकला की हालत भी बड़ी बेबसी वाली है, तो फिर वकला तहरीक बगला तरीक बड़ी कमजोर हो गई। क्यों सर, वजह क्या? भाई बेनिफिशियरीज आ गए, मतलब जो मखसूस ओहदों पर, चाहे वो बार काउंसिल हो, बार एसोसिएशन हो, हाँ अब पार्टीज के लेपालक हो गए, कोई भी लेपालक से बनाते उनके पेरोल पे काम करते हैं, यानी कि वो पार्टीज की या हुकूमतों के एजेंडे तो चलाते हैं, वकला की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे। के लिए बड़े काम कम हो रहे। तो होगा क्या इस मुल्क में, क्या होगा? क्योंकि कराची से लेके आप कश्मीर तक चले जाएं, सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है। एक जो पोजीशन था यानी कि लॉयर्स मूवमेंट का, वो तो मुझे नजर नहीं आता कोई मजबूत कभी कोई तहरीक बन सके, जो बन गई बन गई। जो हालात और वाकया जो है उस पर अब अंदाजा नहीं है कि कुछ हो सकेगा। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को आप एक टाइम से जानते हैं, वो कैसे इंसान है और क्या वो इस तरह की, जिस तरह के उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने जालसाजी की डिग्री में, क्या वो डिग्री में इस तरह की जालसाजी कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल नहीं कर सकते, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मिलनसार आदमी है, बड़ी हमारी उनसे बातचीत जब भी रही है, हम जब भी इस्लामाबाद गए उनसे अच्छा हमारा रहा है। देखिए मफादत वगैरह कोई होते नहीं किसी के, लेकिन आदमी बहुत अच्छे और मिलनसार है। मैं समझता कि ऐसा हुआ नहीं होगा कि ये जाली डिग्री बनाई गई। यानी आप कह रहे हैं कि रेगुलर स्टूडेंट भी थे, इम्तिहान भी रेगुलर बाकायदगी से देते ये मुझे रहे और जो डिग्री थी उन्होंने प्रॉपर हासिल की। नहीं, मैंने कहा नहीं, वो वहां पर रेगुलर स्टूडेंट थे, एग्जाम का तक मुझे मालूम है, अफेयर में इम्तिहान देने के लिए खुद जाते थे और रेगुलर स्टूडेंट भी थे, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी तंजीम की उसमें भी थे, इन्वॉल्व एक्टिविटीज में थे हमारे साथ। तो ये इतना बड़ा इल्जाम फिर उनके ऊपर कैसे लग गया कि उन्होंने जाली डिग्री? देखिए ना आप, अंडरस्टूड है, उन्होंने मुख्तलिफ खुतूत लिखे हैं, उस पर तो कुछ एक्शन होना ही था उनके खिलाफ। तो अगर इतने बड़े अच्छे ईमानदार जज जब वो आ जाए, आताब का शिकार हो जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर कोई और जज भी ताकत भी नहीं करेगा कि वो किसी की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, नामुमकिन है। तो फिर क्या करना भाई चाहिए? लोग सब आप देखिए ना, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का भी एक प्रेशर था, वो कहते हैं कि जनाब हमने भुट्टो साहब को फांसी दी, यहाँ पर प्रेशर था, हमें अपनी नौकरियां बचानी थी। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक इतने बड़े आदमी को कत्ल करवा रहा है और वही बातें कर रहा है, तो आप अंदाजा करिए कितना प्रेशर होगा। अब उनकी भुट्टो साहब की शहादत के इतने अरसे बाद वो कह रहा है कि जनाब हम पर प्रेशर था और हमने बस कह दिया। तो अब तो ज्यादा पॉपुलर, अब पहले तो जो एजेंसी थी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, अब तो बहुत ज्यादा पावरफुल और इन्वॉल्व भी ज्यादा है। इन्वॉल्व ज्यादा है, पहले नहीं होता था, पहले तो ढूंढने से नहीं मिलते थे, अब तो हर आदमी कह रहा मैं एजेंसी का आदमी, मैं एजेंसी का आदमी, ये हाल होता है। तो मतलब ये है कि बस सुबह होगी, शाम होगी, दिन होगी, रात होगी, रोटी छोटी खाएं, उसके बाद मजे करें, इसके अलावा अब ये नहीं कोई ये कह सकता जी मैं कानून पर अमल दरामद करूंगा, मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ और बड़ी नेक नीति से मैं सिस्टम को चला लूंगा। नामुमकिन, मतलब ईमानदार कम और बेनिफिशियरी ज्यादा, और उनका राज है। चलें सर, आपका बेहद शुक्रिया। ये था कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक इल्ज़ाम या उनका एलामिया जारी किया गया, चूँकि साथ ही साहब एक सीनियर वकील, सीनियर जज और उसके बाद फिर स्टूडेंट जब भी तहरीकें थी या उनकी तंजीम थी उसमें बड़े एक्टिव रोल प्ले करते रहे और पीपल्स पार्टी के करीब रहे, PTI के शायद, लेकिन ये कि MQM के भी बड़े करीब रहे और इनको रोज़ हम अदालतों में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। लेकिन इनकी राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि इस वक्त तक जो तासुर है ना वकला को इस मामले में सुना जा रहा है और ना ही तारिक जहांगीर साहब को खुद किसी फोरम पर सुना जा रहा है। सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।